नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बड़ी खबर में आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड की उन तमाम बड़ी खबरों की जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। आज बात करेंगे कि किस तरीके से बजट सत्र की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है और कैसे विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। वहीं आज इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने प्रदेश में वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया है और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आई है। और साथ ही साथ आज चर्चा करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी किस तरीके से जुट चुकी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर की। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी रंग में ढल चुकी है। हाल ही में हुई कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड के प्रभारी मंत्रियों को अपने क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मसूरी विधानसभा के भंडार गांव में मंत्री यशपाल आर्य ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इस दौरान मंत्री यशपाल आर्य ने आंतरिक सड़कों का शिलान्यास किया। वहीं मीडिया से बातचीत में मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि लगभग 4 करोड़ से अधिक लागत से बनी आंतरिक सड़कों का निर्माण किया गया है। लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मसूरी विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले सालों में विधायक गणेश जोशी ने पूरी निष्ठा के साथ मसूरी के विकास के लिए काम किया है। साथ ही साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास को लेकर हमेशा खरी उतरी है। इसी के साथ लोकार्पण समारोह में मेयर सुनील उनियाल गामा सहित मसूरी विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे क्षेत्र में आई है। जिस प्रकार पुड़कुल से मसूरी के लिए रोपवे बन रहा है जिसकी लागत करीब 350 करोड़ है। मसूरी में टनल बन रही है जिसकी लागत 450 करोड़ है। एक पेयजल योजना 128 करोड़ की हम पानी ला रहे हैं। और अभी एसपीए के माध्यम से इस क्षेत्र की करीब हमने 20 करोड़ से अधिक की सड़कें स्वीकृत करी हैं। मार्च में उनका काम हो जाएगा। और आज पीडब्ल्यूडी इरिगेशन एमडीडी के माध्यम से करीब 4.5 करोड़ के शिलान्यास लोकार्पण हमने यहाँ पर किए हैं। देखिए, आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जो कि माननीय विधायक गणेश जोशी जी का कार्य क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसमें लगभग 4.5 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। और निरंतरता यहाँ पर बनी रही है विकास कार्यों को लेकर। विकास की दौड़ में मसूरी विधानसभा क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता विशाल जुड़ रहे हैं सीधे लाइव। विशाल, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है और इसी की तरह बीजेपी की अगर हम बात करें तो तमाम मंत्रियों को यहां पर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जगह जगह जाकर अपने क्षेत्रों का वो दौरा करें। क्या कुछ और जानकारी है, क्योंकि मसूरी में जिस तरीके से यशपाल आर्य ने तमाम जो सड़कें हैं उनका लोकार्पण किया, तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल आयुषी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 2022 के चुनाव सर पर हैं तो उसको लेकर बीजेपी पूरी एक्टिव मोड पर आ गई है। और इसी के साथ जो इनकी कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी जिसमें तय हुआ था कि सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और साथ ही जो विधायक हैं उनके जो क्षेत्र में आएंगे उनका रिपोर्ट कार्ड भी वो देंगे। और इसी के साथ सभी मंत्री जो हैं वो अपनी अपनी विधानसभाओं में भी जा रहे हैं और जो क्षेत्र हैं उनका भी निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे कि आज अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी आज मसूरी में पहुंचे थे जहां उन्होंने लगभग 7 जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया था, जो कि लगभग 4.5 करोड़ सर बनकर तैयार हुई हैं। इसी की कड़ी में अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की, तो वो भी आज रुद्रपुर के दौरे पर हैं जहां उन्होंने डीएम और एसएसपी के साथ बैठक कर रहे हैं और जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी राय शुमारी ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये आती रही हैं बातें कि अधिकारी लोगों की नहीं सुनते हैं, तो उसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री जो मदन कौशिक हैं वो समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज यशपाल आर्य जी ने 4.5 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, जिसमें जो विधायक है गणेश जोशी और मेयर सुनील उनियाल गामा जी भी उनके साथ थे। जी
आयुषी। जी विशाल, कहीं ना कहीं चुनौती सरकार के लिए होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम स्थितियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमेशा से सरकार विपक्ष की निशाने पर रही है। तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा से जो विपक्ष है वो घेरता हुआ है। तो आगामी विधानसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं चुनौती सरकार के लिए बना हुआ है। आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि भरपूर तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर सरकार की तरफ से देखी जा रही हैं? बिल्कुल आयुषी, आपको बताना चाहूँगा कि लगातार बीजेपी जो है वो फुल एक्टिव मोड पे है और ये लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही हैं। मंत्री अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, विधायक अपने जो कार्य हैं वो गिना रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो भी अपना पुरजोर लगाने में लगी पड़ी है। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में होने हो, उसको लेकर जो विपक्ष है वो भी जमकर सरकार पर भारी पड़ रहा है। लेकिन जो बीजेपी है वो भी लगातार जो लोगों के बीच में अपना समन्वय है वो बना करके रखे हुई है। और उसी को देखते हुए बीजेपी का एक नया लक्ष्य है, क्योंकि अभी तक उनके पास 57 सीटें थी, जिसको बढ़ाकर वो 60 और 65 सीटों की बात कर रहे हैं। जी आयुषी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से तैयारियों को तेज कर लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से तमाम मंत्रियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वो दौरा करें और तमाम जो जनता की परेशानियां हैं उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जहां आम आदमी को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, वहीं कांग्रेस ने वैक्सीन पर भरोसा न जताते हुए वैक्सीन नहीं लगवाने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से यह बयान तब सामने आया है जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों पर भरोसा जताने की बात कह रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के इस बयान को लेकर बीजेपी ने इसका कड़ा प्रतिकार किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार कोरोना को खत्म करने के भरसक प्रयास कर रही है और कांग्रेस को भी इसमें सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जो कि बेहद निंदनीय है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से शुरू हुए इस टीकाकरण अभियान के पहले दिन सीएम त्रिवेंद्र भी मौजूद रहे, जिसके बाद अब वैक्सीन की दूसरी खेप भी उत्तराखंड पहुंच चुकी है। को लेकर हम कहीं से कहीं तक देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जहां तक जिंदगी और जानमाल का सवाल होता है, इसमें कोई यू टर्न नहीं होता है। और खुद जो कंपनीज इन वैक्सीन को बनाया है, जिन कंपनीज ने, उन्होंने कहीं से कहीं तक इस बात की गारंटी नहीं दी है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद कोरोना आपको नहीं होगा। और तो और उन्होंने इसके साथ जुड़े हुए कई साइड इफेक्ट्स भी दे रखे हैं, कई गाइडलाइंस भी दे रखी हैं, उनका पालन हो, बस हम ये सुनिश्चित कराना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने तो जब लॉकडाउन लगा था उसका भी विरोध किया था, जब लॉकडाउन खोला गया तो कांग्रेस ने उस समय भी विरोध किया, जब हमने लोगों को कहा कि मास्क अवश्य पहनने हैं, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, तो कांग्रेस ने तब भी विरोध किया। तो उसको तो विरोध करना है, उसको तो हमारे जितने भी लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी और जनता के हित में जो हम फैसला लेते हैं उसका कांग्रेस हमेशा विरोध करती है। तो विरोध उनको करने दीजिए, अपना काम है कि जनता की सेवा हो, जनता के अंदर स्वास्थ्य सुरक्षा का भाव पैदा हो, और हम जो वैक्सीन आ रही है उस वैक्सीन को हम जनता को समर्पित करें, और जनता उस वैक्सीन का उपयोग कर रही है, करेगी भी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रीति गौड़ जुड़ रही है देहरादून से सीधे लाइव। प्रीति, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर हमने हमेशा से देखा है कि लगातार विपक्ष की तरफ से वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जाते आए हैं। अब कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर भी राजनीति शुरू हो गई है। उत्तराखंड में ही कांग्रेस की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है कि वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी, लेकिन एक तरफ आप बोलते हैं कि वैज्ञानिकों पर हमें भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ आप वैक्सीन लगाने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों?
बिल्कुल आयशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरी तरीके से जो वैक्सीन का जो विरोध है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ये भी कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है कि हमें देश के वैज्ञानिकों पर पूरी तरीके से भरोसा है, लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हम ये वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस का कहना यह है कि हमें अपने परिवारजनों की पूरी तरीके से चिंता है, क्योंकि वैक्सीन जिस कंपनी के द्वारा बनाई गई है उनकी तरफ से कई गाइडलाइन भी जारी की गई है और उसी के बूते पर जो वैक्सीन है पूरे देश में लगाई जा रही है। लेकिन कहीं भी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस जो वैक्सीन है उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, ये कोरोना पर पूरी तरीके से लगाम लगा पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने इसको एक मुद्दा बना लिया है पूरी तरीके से और सरकार को तमाम तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है और साफ तौर पर ये मना कर दिया है कि हम ये वैक्सीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो जनता है उनमें भी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि बार बार विशेषज्ञ खुद आगे आकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वैक्सीन से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट यहाँ पर देखने को भी मिलता है तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से उस चीज के लिए व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल आयशी, यहाँ पर जो भाजपा है उसकी तरफ से तमाम तरह की यही बयान आ रहे हैं कि जो विपक्ष है उसने इस वैक्सीन को इसीलिए मुद्दा बना लिया है ताकि जो जनता है उसमें भ्रमजाल एक तरह से फैलाया जाए। लेकिन अगर हम लोग भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार जो जनता है उनके बीच समन्वय बिठाने की कोशिश कर रही है, तमाम तरह से जानकारियाँ दे रही है कि जो वैक्सीन है इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे और ये जो वैक्सीन है इससे पूरी तरीके से कोरोना पर लगाम लगाया जाएगा और इस वैक्सीन को पूरी तरीके से जाँच के बाद ही प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर लेके आया गया है ताकि जनता को जो कोरोना है उससे निजात दिलाई जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति कौर तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ सरकार का इस पूरे मामले पर रुख रहता है। तो देखिए, वैक्सीन का कांग्रेस की ओर से विरोध बेहद निंदनीय है, ये कहना है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कोरोना को लेकर कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ती आगे। हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के ग्रामीण क्षेत्र दौलतपुर की बेटी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी हां, दौलतपुर की बेटी सृष्टि गोस्वामी को ये अवसर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया है। सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस के मौके पर 24 जनवरी 2021 को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री की भूमिका में दृष्टि उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेगी और साथ ही साथ विभागों के अधिकारी योजनाओं पर 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगे। आपको बता दें कि सृष्टि के पिता प्रवीण पुरी दौलतपुर में ही एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि सृष्टि की मां सुधा गोस्वामी एक गृहिणी है। एक दिन के सीएम सृष्टि गोस्वामी को 2018 में बाल विधानसभा संगठन में बाल विधायक भी चुना गया था। फील हो रहा है बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। बेटियां किसी से कम नहीं है और इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार की सृष्टि को यह मौका दिया है जहां एक दिन का सीएम उन्हें बनाया जाएगा। आमतौर पर बॉलीवुड की पिक्चरों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार असलियत में ऐसा मामला सामने आया है जहां खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह मौका दिया है दौलतपुर की बेटी सृष्टि को। तो चलिए, इसी खबर पर जरा बातचीत के लिए विशाल हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। विशाल, आमतौर पर बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ एक दिन का सीएम बनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इस बात को सच कर दिया गया है जहाँ मुख्यमंत्री ने खुद एक बेटी को यानी कि सृष्टि को ये मौका दिया है जहाँ वो एक दिन की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। किस तरीके से प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है? सृष्टि का इस बारे में क्या कुछ कहना है? उनके परिजनों की किस प्रकार से इस पर प्रतिक्रिया आई है?
बिल्कुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये एक नई पहल है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। सीधा ऐसा तो फिल्मों में ही देखा गया है, लेकिन जिस तरह से सृष्टि को एक दिन के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है वो साफ तौर से दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है। जिस तरह से हम देखेंगे कि 24 जनवरी को बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ये सृष्टि को ये मौका मिला है कि वो एक दिन की सीएम बनेगी और लगभग सभी जो विभाग हैं उनकी समीक्षा भी करेगी। और इसी को लेकर जो बाल आयोग है उसने मुख्य सचिव को एक पत्र भी दिया है जिसमें उसमें यह दर्शाया गया है कि जितने भी विभागीय अधिकारी हैं वो सब इस 5-5 मिनट की प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे ताकि जो लोगों तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचाई जा सके और ये समीक्षा भी की जा सके। जी आयुषी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेटियों को आगे बढ़ाने की एक पहल यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो बालिका दिवस पर सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम बनेगी। दौलतपुर की रहने वाली हैं सृष्टि गोस्वामी, जिन्हें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये मौका दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बजट को लेकर मचे हुए घमासान की। गैरसैंण में इस बार सरकार अपना अंतिम बजट सत्र पेश करने जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थिति साफ कर दी है। वहीं अब दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्र के दौरान सदन के भीतर गैरसैंण की उपेक्षा और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जरूरत पड़ने पर सरकार आगे अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए होने वाले बजट सत्र को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार से बजट सत्र से पहले श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही साथ इन 4 सालों के भीतर बीजेपी सरकार ने गैरसैंण के लिए क्या क्या किया है उसकी जानकारी देने को भी कहा गया है। का आयोजन गैरसैंण में सरकार करने जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले सरकार ने कई व्यवस्थाओं के बारे में अभी तक गैरसैंण के विकास के लिए नहीं सोचा है। न गैरसैंण में 5 साल में कोई ऐसा काम किया जिससे हम कह सकें कि गैरसैंण में आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। कांग्रेस की सरकार ने तय किया था कि गैरसैंण में बजट सत्र होगा, लेकिन इस सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया। चूंकि अब अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, सरकार ग्रीष्म राजधानी की बात कर रही है। तो आने वाले बजट सत्र को लेकर सियासी घमासान भी अब जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं इस बार बीजेपी की तरफ से तमाम उन चीजों को लेकर आने की बात की जा रही है और लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जनता से भी सुझाव लिए जा रहे हैं कि इस बार क्या कुछ जनता इस बजट सत्र में देखना चाहती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट सत्र है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। तो आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार बजट सत्र होना है और बजट सत्र से पहले श्वेत पत्र जारी करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और यह भी मांग की जा रही है कि सरकार बताए कि आखिरकार इन 4 सालों में सरकार की तरफ से गैरसैंण को लेकर क्या कुछ काम किए गए हैं। तो चलिए इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ महेंद्र भट्ट जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं ये। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी महेंद्र भट्ट जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है, टीवी स्क्रीन में नहीं आ पा रहा शायद। जी सर, बहुत स्वागत है पहले तो आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी
सर, जिस तरीके से आने वाले समय में बजट आने वाला है और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी इसे लेकर की जा रही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इस बार सरकार को कैसे घेरा जाए और किन कुछ मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। क्या कुछ तैयारी है सरकार की तरफ से इस बार बजट को लेकर, और कितनी उम्मीदें इस बार जनता को है इस बजट सत्र से? देखिए, चुनावी वर्ष का बजट है जी, और सरकार अंतिम साल के बजट का ध्यान रखते हैं कि जिन विषयों को लेकर हमने जनता से जो वादे किए थे, उन वादों में ऐसा कौन सा हमारा घोषणा पत्र का वादा रह गया हो जिसको अभी करना शेष है। तो निश्चित रूप से हम घोषणा पत्र के साथ साथ बहुत से इन 4 वर्षों के अंदर ऐसे अनेकों चीजें ध्यान में आई जिनके निष्पादन के लिए, जिनको धरातल उतारने के लिए सरकार कटिबद्ध है, और उन्हीं विषयों को लेकर बजट में प्रावधान किया जाना है। और मैं कह सकता हूं कि इस समय का जो बजट है ये उत्तराखंड राज्य के विकास का एक मार्गदर्शक के रूप में आपके सामने आएगा। जी जी, महेंद्र भट्ट जी, लेकिन हमेशा से जनता की ये मांग रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन हमेशा से किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष भी महंगाई को लेकर हमेशा से पक्ष के ऊपर हमलावर रहा है, क्योंकि बहुत महंगाई इस बार बढ़ती हुई नजर आई है। और हमेशा से विपक्ष का भी ये कहना है कि जब से सरकार आई है तब से महंगाई आसमान छू रही है। रसोई पर बहुत असर इसका पड़ रहा है, महिलाओं की रसोई पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ लगता है, क्या इस बार के बजट में महंगाई को लेकर भी कुछ शामिल किया जा सकता है? क्या कुछ राहत जनता को मिलती हुई दिखेगी? जी, निश्चित रूप से सरकार उन सारे विषयों को लेकर जो विपक्ष द्वारा समय पर उठाए जाते हैं, उठाने का ऐसा एक जो जानकारी प्राप्त होती है, उन सारे विषयों को इस बजट सत्र में निश्चित रूप से समाहित किया जाएगा। जहां तक महंगाई का विषय है, मैं ये कह सकता हूँ उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने पहले से भी इस चीज का बहुत प्रयास किया, गरीब लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ये आज के परिप्रेक्ष्य में कोरोना काल में निश्चित रूप से चाहे गैस का विषय हो, थोड़ा मट्टी तेल हमारे यहाँ पहाड़ में बड़ा महत्व विषय रखता है। इन सारे विषयों पर अभी कल ही परसों मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, और मैं बहुत जल्दी मैं आपको बता सकता हूँ बहुत जल्दी इसमें राज्य सरकार द्वारा जो टैक्स लगाए उसमें कमी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, लेकिन महेंद्र भट्ट जी, कहीं ना कहीं ये भी शिकायत हमेशा से जनता की रही है कि जो कुछ चीजें पिछले बजट में शामिल की गई थी, जो भी घोषणाएं पिछले बजट में की गई थी, उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से लागू नहीं किया गया है, और हमेशा से विपक्ष भी उन्हीं चीजों को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर है। अब कहीं ना कहीं ये वाला बजट सत्र भी आने वाला है, तो क्या कुछ लगता है, क्या इस बार उन सब चीजों को पूरा किया जाएगा जो कि पिछली बार भी जिनकी घोषणा की गई थी, और अब जो नई चीजें लाई जाएंगी क्या उन पर सरकार अमल हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को बहुत सच करता हूँ, पिछली बार जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी उससे ज्यादा काम धरातल उतरे हैं। ये ठीक है कि चाहे हमें भारत सरकार से और फंडिंग की व्यवस्था करनी पड़ी हो, इसके साथ साथ बजट में, अनुपूरक बजट में जो हमको लगा कि भाई इस मद में और धनराशि लगने वाली है, अभी पिछले 2 महीने पहले अनुपूरक बजट में हमने उसकी व्यवस्था की है। इसलिए पिछली बार की गई सारी घोषणाओं में कोई भी ऐसा विषय नहीं कर सकता जहाँ पर कोई पैसे की कमी की गई हो। हर दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने जो राज्य मद से जो धनराशि जानी है उस धनराशि की व्यवस्था सरल की गई है। उसी के कारण है, चाहे ऑल वेदर रोड के अंदर फॉरेस्ट का पैसा जमा करना हो, चाहे रेलवे के अंदर फॉरेस्ट का पैसा जमा करना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंदर बनने वाली सड़कों के लिए राज्य सरकार द्वारा फॉरेस्ट का पैसा जमा करना हो, लोगों को मुआवजा देना हो, इन सब विषयों को बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए सरकार उस सब चीज का प्रावधान बजट के अंदर करती है। चलिए, महेंद्र भट्ट जी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर मनोज रावत जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मनोज जी, जिस तरीके से बात आपने सुनी होगी, किस तरीके से महेंद्र भट्ट जी का कहना है कि जो भी चीजें पिछली बार भी वादा जनता से किया गया था वो भी सरकार की तरफ से पूरा किया गया है, और इस बार भी तमाम उन चीजों को शामिल किया गया है इस बार के बजट सत्र में, जिनकी जनता को कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। क्या कुछ लगता है, चलिए बीजेपी की तरफ से तो तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है, लेकिन कांग्रेस की फिलहाल क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से इस बार बजट सत्र में घेरने वाली है सरकार को? मैं लगातार बजट देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जी, और सरकार जब आई थी तो जो महामहिम राज्यपाल का जो बजट, जो पहला अभिभाषण था महामहिम राज्यपाल का, राज्यपाल सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं जी, और बजट में सरकार उसको पूरा करती है। तो भाई महेंद्र भट्ट जी जो हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इनका डबल नहीं ट्रिपल इंजन चल रहा है आजकल। जो जिले की जो पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं, ये इनमें डीपीसी के चुनाव न कराने के कारण, ये चुनाव देश के चुनाव तो कराते हैं, इनके नेता बड़ी बड़ी रैलियां तो कराते हैं, लेकिन 15-20 सदस्यों वाली जो नगर पंचायत के सदस्य हैं उनकी डीपीसी के चुनाव न कराने के कारण
इन्होंने सारी ताकतें अपने अधिकारियों को दे दी है, अधिकारियों के द्वारा इनके हाथों पर है, जो इनके प्रभारी मंत्री हैं जी। तो मैं ज्यादा नहीं, देखिए मेरा तो ये मानना है, और बजट भाषण पर हम जब बजट के लिए बैठते हैं वहां विधानसभा में, जिस दिन बजट पास होता है उस दिन हम आंकड़ों के साथ, पूरे पुख्ता आंकड़ों के साथ बताते हैं कि पिछले सालों से, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग हमारा हर साल 15 से लेकर के 25,000 करोड़ रुपया केंद्र से आने वाला सहायता के रूप में, ये तो एक तो जीएसटी के कारण कट गया है। मैं उसको पूरा ब्रेकअप दे सकता हूँ, साल भर ब्रेकअप दे सकता हूँ, उतनी बड़ी चर्चाओं में हम नहीं जाएंगे। लेकिन डबल इंजन तो दूर, जो पैसा हमको पहले मिलता था, जो पहले की सरकारें, केंद्र सरकारें हमको देती थी, लगभग हम 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान केंद्र से मिलने वाले धन के रूप में हम हर साल उठा रहे हैं। अब भटजी को ज्यादा बहुत बड़ी और भी चर्चा न करें, हम जिला योजना की बात करें। देखिए जिला योजना के लिए पैसा हम बजट में, हम जिला योजना के लिए भी पैसा देता है, जिले की सरकार होती है, छोटी छोटी योजनाएं हम जिला योजना के द्वारा पूरी करते हैं। मेरे जिले की जिला योजना, रुद्रप्रयाग जिले की जिला योजना, जो कांग्रेस के समय में लगभग 60 करोड़ की हो गई थी, इस साल उसका ले आउट जो है जिले का लगभग 38 करोड़ रुपया, और 38 करोड़ रुपए में से अभी से 30 करोड़ भी नहीं पहुंचा है। और अगर राज्य के एक विभाग के बजट की बात कर लूं, मैं एक और चीजें कर रहा हूं, अगर बजट की बात हो रही है स्पोर्ट्स का, देखिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत हमारे स्पोर्ट्समैन सुन रहे होंगे, जिस समय कांग्रेस की सरकार गई उस समय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बजट 300 करोड़ था, जो घट करके 60 करोड़ रुपया हो गया था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला बजट पेश किया, और अभी भी 65-70 करोड़ से ऊपर नहीं हो पाया है। तो बजट ऊपर को बढ़ता है, डिपार्टमेंटों के खर्चे बढ़ते हैं, नई योजनाएं आती हैं, लेकिन ये मैंने दुनिया में अजूबी सरकारें देखी हैं कि यहाँ बजट विभाग का बजट ही घट जाता है। चलिए, बिल्कुल 3 सालों में देखिए कहाँ नुकसान होता है, मैं और बता रहा हूँ नुकसान कहाँ पर होता है कि इन 3-4 सालों से जो भी टीम, और तो छोड़ दीजिएगा, राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो खेल की टीमें गई हैं, बिल्कुल तो देखने वाली बात यह है कि इस बार के बजट सत्र में क्या प्रदेश सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और महेंद्र जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विचार साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल जिस तरीके से बजट सत्र की तैयारी बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पूरी तौर पर माफ कीजिएगा तैयारियां कर ली है सरकार को घेरने की, तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की, जिन्हें लेकर सरकार की तरफ से वादा किया गया था। तो चलिए, बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।